स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो इसने डेटा दिया था वो मैंने लिख दिया। आगे जो इसका प्रोसीजर है, जो सोल्यूशन है, वो मैं आपको आपके सामने सॉल्व करूंगा। अब वो क्वेश्चन जो है मैं रीड करके बता देता हूं। कह रहा है 8 men can build a bridge in 12 days। कि 8 बंदे हैं, 8 men required number of days to build a bridge is equal to 12 days। कि 8 बंदे जो हैं वो क्या करते हैं कि 12 दिन उनको रिक्वायर्ड है, यानी 12 दिन रिक्वायर्ड है एक ब्रिज को कंप्लीट करने में। एक ब्रिज को बिल्ड करने में 8 बंदे हैं और वो 12 दिन लगाकर उस ब्रिज को कंप्लीट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज, स्टेट द assumption मेड। अब वो एक तो हमें ये कह रहा है कि ये बताएंगे अगर मैं 8 की बजाय 6 बंदे हो ना तो फिर कितने टाइम लगेगा। 6 बंदे अगर हो तो फिर कितना टाइम लगेगा। अगर 8 बंदे 12 दिन लगाते हैं ब्रिज बनाने में तो एक बंदा क्या करेगा, एक बंदा क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 12 डेज। 8 मल्टीप्लाई बाय 12 डेज। 8 बंदे और 12 दिन काम करना है, यानी पहला बंदा क्या करता है 12 दिन काम, दूसरा 12 दिन काम, तीसरा बंदा भी 12 दिन काम, 8वां बंदा भी 12 दिन। क्यों कि 8 बंदे हैं ना और 12 दिन काम करेंगे तो पहला बंदा भी 12 दिन काम करेगा, दूसरा बंदा भी 12 दिन, तीसरा भी, नहीं 8 बंदे 12 दिन काम करेंगे। तो जब हमारे पास ये वाले बंदे ऊपर वाले क्या हो गए चले जाए तो फिर इसे क्या करना पड़ेगा, ये सारे डेज क्या 96 डेज काम करना पड़ेगा। क्यों 96 डेज काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले बंदे के 12 दिन जो उसने काम किया वो भी उसी बंदे ने करना है, दूसरे दिन जो 12 दिन जो दूसरे बंदे ने काम किया वो भी उस एक बंदे को करना पड़ेगा, तीसरे बंदे की जगह भी उसे काम करना पड़ेगा, चौथे दिन बंदे की भी जगह उसे काम करना पड़ेगा, 5वें बंदे की जगह भी उसे काम करना पड़ेगा। इसलिए 8 मल्टीप्लाई बाय 12 जब हम करेंगे तो हमारे पास 96 डेज आ जाएंगे जो कि एक बंदे को लगेंगे ब्रिज को कंप्लीट करने में। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 6 men required number of days to build। तो ये क्या हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 6 डेज। 6 2 12, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16 डेज। 16 बंदे सॉरी 6 बंदे कितने दिन काम करेंगे, 6 बंदे जो है वो 16 दिन काम करेंगे, तब जाके ब्रिज क्या होगा कंप्लीट होगा। इस तरह बस इतना सा क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो गया। तो अभी हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है जिसमें वो कहता है कि 35 जो वर्कर हैं वो एम्प्लॉय जो है एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करने में 35 वर्कर्स हैं वो 16 दिन लगाते हैं। Before the project starts, the boss of the company is told that he needs to complete the project in 14 days। अब वो कह रहा है कि 35 बंदे थे और उसने 16 दिन में से एक बंदे ने काम कंप्लीट करा दिया। जो प्रोजेक्ट मैनेजर था या जिस बंदे को वो काम दिया गया उससे ये बताया गया कि आपको 35 बंदे देने और 16 दिन देने। बाद में उसे बुला के बताया जाता है कि भाई आपने 16 दिन काम नहीं करना बल्कि आपने 14 दिन काम करना है। तो अब कह रहा है कि assume that all the workers work at a same rate, कि भाई जितने भी वर्कर है ना वो सेम रेट से काम करते हैं, मतलब उनके काम करने की जो स्पीड है ना वो एक जैसी है। How many more workers does he need to complete in order to complete the project on time। कह रहा है कि आप बताएं कि पहले तो क्योंकि 35 लोग थे और 16 डेज में उन्होंने काम करना था। अब कह रहे हैं कि भाई वो उन्होंने क्या कहा है कि 16 दिन यानी 16 डेज के बजाय आपने काम कितने दिन में करना है 14 डेज में करना है। तो बताएं कि 14 डेज में ये 2 दिन पहले अगर वो काम खत्म करेगा तो उसे बंदे भी तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, तो कितने बंदे उसको ज्यादा चाहिए। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स और वाई। ठीक है, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वर्कर है हमने उसे बता दिया। अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू
given condition x is directly proportional to y, सॉरी x is inversely proportional to y, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी x, ठीक है, x साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देना है, केल देना है और y लगा देना है, इसको इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब क्योंकि उसने क्या कहा है कि भाई x हमें कितने वर्कर कितने हमें उसने दे दिए, ठीक है, हमें जो उसने x की वैल्यू दे दी x इज इक्वल टू 16 दे दी, क्योंकि बता रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर्स इक्वल टू, और नंबर ऑफ दूसरा जो y है वो हमारे पास उसने क्या क्या बताया हुआ है कि इट इज इक्वल टू 35। नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास कितने हैं जी 35 है, ठीक है, y 35 आ गया, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 16 है, तो हमने 16 इस लिख दिया। अब हमारे पास क्या है कि हमने इस वाले स्टेप में, जैसे कि पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि पहले जब इस वैल्यू ऑफ इक्वेशन बनाते हो, साइन ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, इसको आप हटाते हो, इक्वल लगाते हो, तो कांस्टेंट लगाते हो, दैट इज के, क्या आप लगाते हैं, जब के लगाया तो फिर आपने क्या करना कि ये वाली दो वैल्यू गिवन होंगी, इन दो वैल्यू की हेल्प से कांस्टेंट दैट इज के उसकी वैल्यू फाइंड करोगे, पुट करते हैं x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x हमारे पास कितना है 16 है, k इसी तरह y की वैल्यू क्या है 35 है। अब क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू k, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में कैंसिल होगी, छोटा नंबर बन जाएगा, तो इसलिए फिलहाल इसको इसी तरह रखेंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में ये कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, इफ नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने आ जाए, दैट इज x इज इक्वल टू 14 आ जाए। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज है, अगर हम 14 आ जाए तो नंबर ऑफ वर्कर कितने लगाने पड़ेंगे, दैट इज y, नंबर ऑफ वर्कर्स y इज इक्वल टू फाइंड करना है, कितने लगाने पड़ेंगे कि हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट है वो 14 दिनों में कंप्लीट हो जाए। y क्या है, देखो क्वेश्चन मार्क है, वो हमने क्या करना है फाइंड करना है, तो इसलिए, और k की वैल्यू देखो 16 35 इस तरह लिखी फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट्स x is equal to k over y। अब हमने क्योंकि y फाइंड करना है, y को इस तरफ लिया, k over x, ये जो x इस तरफ था ये इधर y की जगह चला गया और y x की जगह चला गया, तो y is equal to k, k की जगह क्या है वैल्यू 16 मल्टीप्लाई बाय 35, इसको मल्टीप्लाई बेशक ना करें तो इसमें भी आप देखो तो खुद कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू से हमें कितनी बताई गई 14, ये देखिए 14 आ गई। अब 2 की टेबल से देखो मैं कैंसिल करूंगा, 2 7 are 14, 2 8 are 16, कैंसिल हो गया। अब 7 के टेबल से 7 के टेबल 35 ले जाते हैं, तो 7 काट के 7 1 7 7 5 7 35, तो y is equal to 8 multiplied by 5, तो y is equal to 8 5 are 40, तो हमारे पास 40 वर्कर्स। अब उसने एक लास्ट में क्या कहा था कि क्या करो assumption, क्या करो assumption बताओ, एक को हमने assumption बताई, लेकिन assumption से पहले हम ऐसा करते हैं कि उसने पहले assumption पूछिए, assuming that how many more बताया, अच्छा number of more worker required to will average in 14 days is equal to 40 minus 35 is equal to 5 days, यानी कितने 5 वर्कर्स। अब उस यानी कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड है, 5 बंदे से ज्यादा करना पड़ेगा, यानी वो 5 बंदे क्या करेगा ऐड करेगा, तब जाकर क्या होगा उसका काम जो है वो 14 दिनों में कंप्लीट होगा। एक तो ये हो गया कि 5 वर्कर्स, दूसरा उसने हमें क्या कहा था कि जी अजम्पशन की बात कर रहे हैं, सो अजम्पशन सिंपल लिखो 40
वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट a bridge in 14 days। क्या है ट्रेनिंग? ये होगा कि हमारे पास 40 बंदे चाहिए होंगे इस एक ब्रिज को 14 दिनों में कंप्लीट करने के लिए। क्यों कि अगर हमारे पास 35 बंदे हों 35 बंदे हों तो वो 16 दिन में ब्रिज को कंप्लीट कर दें। तो उसने कहा कि 35 के बजाय 16 दिनों के बजाय आपने क्या करना है 14 दिनों में काम कंप्लीट करना है। दिन उसने क्या कर दिए? कम कर दिए। अगर उसने दिन कम कर दिए तो क्या होगा? हमारे पास जो डेज होंगे वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। तो इसलिए अब देखो ये यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल क्यों है? यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल इसलिए है कि 16 के बजाय ये देखो मैंने ये वाला रिलेशन बनाया यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल, ये वाला रिलेशन क्यों बनाया? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इसलिए कि मेरे पास क्या था जी? डेज कितने थे? डेज मेरे पास कितने थे? 16 थे। वर्कर मेरे पास कितने हैं? वर्कर मेरे पास 35 हैं। अब उसने क्या किया? इसमें से 2 दिन कम करके 2 दिन जब कम किए तो दिन कितने बच गए? 14 डेज आ गए, 14 दिन हो गए। जब एक चीज कम की बंदे कम करेगा और दिन कम करेगा तो बंदे ज्यादा करने पड़ेंगे। यानी कि 14 के बजाय 16 के बजाय अगर वो 14 दिन करेगा, दिन कम करेगा, एक चीज कम हुई तो दूसरी क्या होगी? बढ़ गई। यानी कि डेज थे ना और दूसरी तरफ क्या था? वर्कर्स। डेज थे 16, बंदे थे 35, डेज उसने क्या कर दिए? 14, यानी डेज उसने क्या कर दिए? कम कर दिए। तो वर्कर अगर हम एक्स कहें तो वर्कर क्या करने पड़ेंगे? ज्यादा लगाने पड़ेंगे। वर्कर एक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, वर्कर ज्यादा होगा। तो एक चीज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, दूसरी चीज इंक्रीज हुई है। तो जब भी एक वैल्यू कम होती है दूसरी बढ़ती है तो उस सूरत में हमारा जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसलिए हमने लगाया था x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी 1/y। इनवर्स प्रोपोर्शन को जब भी लिखते हैं तो 1/y। अगर p और q होता तो p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/q होता। तो ये रिलेशन इसलिए लिखा है कि एक चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है। इसमें मुझे कह रहा है कि एक चारा है 1260 कैटल्स है, मतलब 1260 हमारे पास क्या है? मवेशी हैं, कैटल्स हैं, और उनका 50 डेज के लिए चारा हमें दिया गया है। अब ये भी बताया गया कि तमाम जो कैटल्स हैं वो सेम रेट से कंज्यूम करती हैं खुराक, मतलब तमाम जो कैटल हैं वो एक जैसा चारा खाती हैं। ये जितना पहली है फर्स्ट कैटल है वो जितना चारा खाती है दूसरी भी उतना खाती है, इसलिए उनका रेट जो है खाने का वो क्या है? सेम है। अब हमें फाइंड ये करना है दैट नंबर ऑफ कैटल एंड equal consignment of fodder can feed for 75 days, or the number of days an equal consignment of fodder can last if it is used for 1575 cattle। सादा अल्फाज में समझा दो दोनों चीजें। अब एक वो क्या कर रहा है? एक में वो नंबर ऑफ डेज जो 50 हैं उनको बढ़ाकर 75 कर रहा है। तो हमें ना क्या करना है कि नंबर ऑफ कैटल बतानी है। दूसरे में वो ये कह रहा है कि उसने नंबर ऑफ जो कैटल हैं वो 1575 कर दी है, 1260 के बजाय उसने जो कैटल की तादाद है वो बढ़ा दी। पहले में उसने नंबर ऑफ डेज बढ़ाए, दूसरे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ाए, दूसरे में उसने नंबर ऑफ कैटल्स बढ़ाए। अगर नंबर ऑफ कैटल्स उसने बढ़ा दी तो नंबर ऑफ डेज हमने बताने हैं, और अगर नंबर ऑफ डेज उसने बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ कैटल्स हमने बताने हैं। आसान अल्फाज में कुछ क्वेश्चन की ये नेचर है। तो हमने ये किया कि फर्स्ट करके कि नंबर ऑफ डेज x है, नंबर ऑफ कैटल जो है y है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो उसने कंडीशन लगाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए होता है कि जब एक चीज को आप क्या करते हो? बढ़ाते हो तो दूसरी चीज कम हो जाए।
यानी अगर नंबर ऑफ कैटल्स आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, और अगर नंबर ऑफ डेज को बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कैटल्स कम हो जाएंगी। तो इनवर्स प्रोपोर्शन ये होता है कि एक चीज को बढ़ा देते हो, अगर एक वैल्यू को बढ़ाते हो और दूसरी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। यानी सादा अल्फाज में अगर हमारे पास 10 बंदे हैं और 20 रोटी हैं, अब अगर हम बंदे क्या कर रहे हैं 15 कर रहे हैं, तो पहले 10 बंदे थे 20 रोटियां थी, तो हर बंदे को 2-2 रोटियां मिल रही थी। अब अगर बंदे हो गए 10 के बजाय 15, बंदे बढ़ा दिए तो रोटियां तो कम हो जाएंगी ना, अब 2-2 रोटियां तो नहीं आएंगी। बंदे कितने हो गए 15 हो गए, रोटियां हमारे पास कितनी बची, जो है टोटल 20 है, तो रोटी कम पड़ जाएगी। और इसी तरह अगर बंदे थे 10, रोटियां थी 20, तो अब बंदे क्या कर दो, पहले 2-2 रोटी मिल रही थी, 10 के बजाय अगर बंदे में 5 कर दो, 10 बंदों के बजाय अगर मैं बंदे 5 कर दूं, तो क्या होगा कि हर बंदे को जहां 2 रोटियां मिल रही थी अब 4 रोटियां मिलेंगी, यानी बंदे मैंने कम किए, रोटियां बढ़ गई। तो इसको क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन, कि एक वैल्यू जो है अगर आप बढ़ाते हो तो दूसरी वैल्यू कम हो जाती है, या दूसरी वैल्यू को कम करते हो तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस सूरत में, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास इनवर्स रिलेशन है। एक्स, ये इसे कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको आपने हटा देना, इक्वल का लगा देना और साइन के 1 ओवर वाई, तो x इज इक्वल टू के 1 सर के ओवर y हो जाएगा, इसको आप 1 कह दोगे कोई। और देखें जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल लगा के के लगाते हैं, यानी कांस्टेंट लगाते हैं। तो के हमारा, हमने कांस्टेंट की जगह क्या लगा दिया, के लगा दिया। अब उसने हमें क्या बताया हुआ है, x की वैल्यू उसने हमें कितनी बता दी, x इज इक्वल टू उसने हमें बता दिया 50 नंबर ऑफ डेज, यानी नंबर ऑफ डेज जो है दैट इज x। बेशक आप इस तरह लिखना चाहो, या आप लिखो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 50, और दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ कैटल दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 60 है। अब क्या है, इस वाली को वैल्यू पुट कर, x है, x की जगह देखो कितना आ जाएगा 50, आगे इक्वल का साइन है, ये देखो इक्वल का साइन, k हमने फाइंड करना है और y की जगह क्या पुट कर दो 1260। अब क्या हो जाएगा, हो ही जाएगा कि 50 मल्टीप्लाई बाय 1260 इज इक्वल टू k, k की वैल्यू ये आपके पास k की आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्यों, अब मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आप लास्ट में विदाउट कैलकुलेटर आप यही सिंपलीफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। अब उसने जरा चेंज कर दिया, अब उसने क्या कर दिया, अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास इफ हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज दैट इज x इज इक्वल टू 75, k की वैल्यू हमारे पास है, तो नंबर ऑफ कैटल दैट इज y, हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ कैटल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब फ्रॉम इक्वेशन ये वाली इक्वेशन लिखनी है आपने, x इज इक्वल टू k ओवर y, फाइंड आपने क्या करना है, y फाइंड करना है, इसलिए y को मैं इस तरफ लिख देता हूं और k ओवर x, ये जो x था ये y की जगह देखो चला गया और y x की जगह चला गया, क्यों, ये दोनों आपस में इन्होंने जगह चेंज कर ली, क्यों, हमें y चाहिए था, y इस तरह लिखो k की वैल्यू कितनी है 50 मल्टीप्लाई बाय 1260 डिवाइडेड बाय x, x की वैल्यू कितनी है 75 है। अब देखें इससे आप 25 को टेबल्स में डायरेक्ट कैंसिल करेंगे, 25 का टेबल 50 पे 2 टाइम जाता है, 25 का टेबल 75 पे 3 टाइम जाता है, तो इसलिए 50 कट के 2 आ गया, 75 कट के 3 आ गया, 3 का टेबल 1260 भी जाता है, 3 1 ज़र 3 4 ज़र 12, 3 2 ज़र 6 0 पर चला गया, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 420, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 048 कैटल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 840 कैटल
जो है हमारे पास आ जाएंगी। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, देखें क्या हुआ, ये इनवर्स रिलेशन क्यों बना। ये देखो इनवर्स रिलेशन क्यों, कि उसने क्या कहा, पहले 50 दिनों के लिए चारा दिया हुआ था, फिर क्या कह रहा है, मेरा 50 दिनों के बजाय क्या करना है, 75 दिन के लिए करना है। अगर 75 दिन के लिए करना है, दिन क्या कर दिए, ये देखो रिलेशन में यहाँ पर लिख दिए, हमारे पास क्या है जी, नंबर ऑफ डेज है, यानी कि डेज है, और दूसरा क्या है कैटल। डेज हमारे पास कितने थे जी, पहले से हमारे कितने डेज दिए थे, तो आई थिंक 50 डेज दिए थे। एक्स की वैल्यू यस कितने दिए थे, 50, 50 दिन दिए, और 12 60 क्या देते कैटल। अब देखो कह रहे थे 50 के बजाय अगर कह रहे थे नंबर ऑफ डेज 75 कर दो, तो उसने क्या कर दिया, नंबर ऑफ डेज को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। अगर नंबर ऑफ डेज उसने बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ कैटल जिसको हमने y कहा हुआ है डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि ज्यादा दिनों, और उसने क्या कहा था कि सेम जो है वो चारा खाती है, यानी उनका जो लेवल है, अगर एक कैटल 3 kg खाती है तो उसने 3 kg ही खाना है। अगर 1260 यानी 1260 कैटल 50 दिन के लिए हर कैटल जो 3 kg को खाती है, तो फिर वही कैटल 1260 75 डेज तक तो हर कैटल 3 kg नहीं खा सकती। हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। किसको कम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कैटल्स को। तो ये देखो लास्ट प्रूव हो गया कि 1260 के बजाय कितनी कैटल करनी पड़ेगी, 840 करनी पड़ेगी। इसलिए ये इनवर्स जो है रिलेशन है कि एक वैल्यू बढ़ाई है तो दूसरी वैल्यू कम होगी, यानी नंबर ऑफ डेज बढ़ाए, यानी 50 के बजाय 75 किए तो नंबर ऑफ कैटल्स दैट इज 840, तो नंबर ऑफ कैटल क्या होगी, कम होगी। अच्छा, इसमें उसने कोई रिजम्पशन वगैरह का तो जिक्र नहीं किया, तो हम सिंपल लिख देंगे 840 कैटल कंज्यूम द फूड फॉर 75 डेज, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 840 जो कंज्यूम असाइनमेंट ऑफ फूड ये 75 डेज के लिए क्या करेंगे, वो करेंगे। तो ये तो हमारे पास इसका जो पार्ट 2 है उसकी तरफ हम चलते हैं। ये आगे लेट कर लेंगे, जो हमारे पास क्या था जी, नंबर ऑफ डेज एक्स है और नंबर ऑफ कैटल वाई है। फिर उसी तरह लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में क्या है कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इक्वल टू k ओवर y। यहाँ तक तो पिछला क्वेश्चन भी इधर तक सेम है, ठीक है। अब उसने हमें जो क्या कर दिया, और दूसरी बात है कि हमारे पास k की जो वैल्यू है वो तो इसी तरह हमने क्या कर लेनी है, निकाल लेनी है। तो कैसे कि 50 इज इक्वल टू k ओवर 1260, तो k इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 1260, यानी यहाँ तक आपने k की वैल्यू तक क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ तक तो सेम करना है। क्वेश्चन चेंज होगा आगे जाके, जिसमें वो क्या कह रहा है कि x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ डेज। क्वेश्चन पार्ट 2 में हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ कैटल हमने फाइंड की पहले वाले पार्ट में, उसने नंबर ऑफ डेज हमें दे दी, यानी 50 के बजाय उसने 75 कर दी, यानी नंबर ऑफ डेज उसने चेंज किए लेकिन नंबर ऑफ कैटल्स हमने बदले। अब वो कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज आप बताओ, जो नंबर ऑफ कैटल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर ऑफ कैटल आप उस वाले दूसरे वाले पार्ट में उसने y की वैल्यू हमें दे दी 1575, आई थिंक 1570, यस 1575। पार्ट 1 में उसने हमें क्या कर दिया था, x की वैल्यू दे दी थी, यानी नंबर ऑफ डेज दे दिए थे। कितने दिए थे, पहले 50, यानी कि उसको चेंज करके कह रहे हैं कि 50 के बजाय अगर मैं 75 कर दूं, नंबर ऑफ डेज बढ़ा दूं, तो बताएं कि नंबर ऑफ कैटल्स कितनी रह जाएगी। अब उसने क्या किया कि नंबर ऑफ कैटल्स उसने हमें बता दी, नंबर ऑफ डेज कह रहा है कि आप बताओ। तो इसमें हमने क्या करना है, इसी
तरह हम क्या रखेंगे फ्रॉम इक्विलिब्रियम वन, कौन सी यही वाली इक्वेशन x इज इक्वल टू k ओवर y, फ्रॉम इक्वेशन ये वाली इक्वेशन हमने लिखी, x हमें फाइंड करना है, x इस तरह लिखो, k की वैल्यू हमारे पास ये है 50, 1260 ओवर y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1575, ठीक हो गया। अब वैसे तो डायरेक्ट क्या कर लो, आप इसको कटिंग कर सकते हो इससे कैलकुलेटर से डिवाइड करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1575 पे आप डिवाइड कर लोगे, लेकिन मैं वो कटिंग करके बता रहा हूँ। 3 के टेबल से 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, एक बचा 15, 3 5 ज़ा 15, अच्छा जी, और ठीक है 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 0, अब फिर 5 के टेबल से 5 10 ज़ा 50 और 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, दो बचे तो 5 4 ज़ा 20। अब मेरे पास फिर 3 के टेबल से कैंसिल होता है, 3 3 ज़ा 9, एक बचा इधर आके 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, दो बचे इधर आके 24 हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24। अब देखो 7 के टेबल से कटिंग होती है, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 40, तो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4, x इज इक्वल टू 40, ठीक है भाई 40। अब हमारे पास क्या होगा कि अगर वो जो कैटल्स हैं 1260 की बजाय क्या करता है 1575 कर देता है, नंबर ऑफ कैटल्स इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, तो नंबर ऑफ डेज कितने रह जाएंगे 40 डेज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 डेज आ गए। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ तक आज हो गया कंप्लीट। तो वो कह रहा है कि एक स्पोर्ट कैंप है जहाँ पर क्या है कि 72 एथलीट्स जो हैं और 6 डेज, यानी जो फूड है वो 72 एथलीट्स के लिए फूड जो है वो सफिशिएंट होता है, मतलब काफ़ी होता है 6 दिनों के लिए। तो नंबर ऑफ हमारे पास हमने क्या कर, नंबर ऑफ एथलीट्स को हमने x से रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर ऑफ जो डेज है, नंबर ऑफ डेज को हमने क्या कर दिया y से रिप्रेजेंट कर दिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने लिखा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, और आगे x की वैल्यू उसने देखो 72 दी है, y की वैल्यू 6 दी है। मैं आपको बताता हूँ ये रिलेशन कैसे मैंने बताया, ये वैल्यू उसने दे दी हैं, और ये थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इनवर्स रिलेशन कैसे बनाया, और इसको मैंने डायरेक्ट क्यों बनाया। अब ये है जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर y, इनवर्स प्रोपोर्शन को क्या करते हैं उसका रेसिप्रोकल यानी y का की बजाय 1 ओवर y लिखेंगे, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है। जब इसको हटाते हैं तो क्या लगा देते होते हैं, k लगा देते होते हैं। तो इसमें क्या कर दिया हमने x को के बाद जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था उसको हटा के इक्वल लगाया और k का इजाफा कर दिया, मतलब k लगा दिया, तो k 1 ज़ा k हो जाएगा, यानी यूं हो जाएगा कि इस x इज इक्वल टू k into 1 ओवर y, तो x इज इक्वल टू k 1 ज़ा k ओवर y हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेशक आप ये वाला स्टेप करने के बाद ये लिख लेंगे डायरेक्टली, x की वैल्यू उसने 72 दे दी है, y की वैल्यू 6 दे दी, पहले मैं k की वैल्यू फाइंड करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे किस तरह होता है। देखो x की जगह मैंने पुट कर दिया जी 72 के, इसी तरह y है, y की जगह 6, तो ये देखें 72 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा k, तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 72 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको लिखना बेशक चाहे तो 72 को 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, क्योंकि इसको मैंने नहीं लिखना, जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है उसमें मुझे ये हेल्प करेगा कि जो दोनों को मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, ये दोनों छोटे नंबर हैं तो इनको कैंसिल करने में मेरे लिए आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको इसी तरह लिखा है। अब मैं दोबारा यहाँ पर कहता हूँ कि x if number of days, number of athletes x is equal to or number of दूसरा डेज है, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अब वो आगे क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ जो डेज हैं वो नंबर ऑफ एथलीट्स जो हैं वो है हमारे पास 80। अब बता रहा है कि अगर 18, बल्कि इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि if 18 athletes
और एब्सेंट। अगर अगर 18 एथलीट्स क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? टोटल कितने एथलीट्स थे? 72 थे। अब वो कह रहे हैं कि 18 कम हो गए, तो कितना हो जाएगा? 72 में से 18 को माइनस कर लो, तो हमारे पास इधर से 12 में से 4, इधर 6 में से तो कितना आ जाएंगे? 54 एथलीट्स होते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ कि एथलीट्स कम हो गए, तो नंबर ऑफ जो डेज है वो हमने क्या करने हैं बताने हैं। तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? इसलिए कि नंबर ऑफ डेज दैट इज वाई 6 दे दिया क्यों, और एथलीट्स कितने दे दी? 72, मतलब 72 जो एथलीट्स हैं वो 6 दिनों तक खाना खाते हैं। अब 72 के बजाय एथलीट कितने हो गए? 54। तो लाज़िम बात है खाना तो उतना ही है जितना 72 लोगों के लिए जितना खाना था ना, उतना ही खाना क्या है कि दोबारा 54 एथलीट्स के लिए भी है, क्योंकि वो एथलीट्स 18 तो आए नहीं है। तो अब क्या होगा? नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो जाएंगे, मतलब वो जो 54 एथलीट्स हैं वो 6 डेज के बजाय उससे ज्यादा डेज के लिए वो खाना, वही सेम खाना खा सकते हैं, कि वो खुराक उनके लिए ज्यादा दिनों के लिए पूरी हो जाएगी। क्यों? कि नंबर ऑफ एथलीट्स यानी बंदे कम हो गए, तो खाना ज्यादा दिनों के लिए यूज हो सकता है। तो अब हमारे पास क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन इसलिए बना कि एक चीज क्या हुई? कम हुई, यानी कि हमारे पास क्या थे? एथलीट थे और डेज थे। अब एथलीट हमारे पास कितने थे जी? एथलीट हमारे पास 72 थे और डेज हमारे पास कितने थे जी? 6 थे। अब एथलीट 54 हो गए, यानी एथलीट की तादाद में कमी हुई है। तो लाजमी बात है, यहाँ से सपोज मैं से ऐसे कह दूं तो मेरे पास जो नंबर ऑफ डेज हैं वो क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ डेज क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ डेज ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। तो जब भी ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक चीज कम हो रही हो दूसरी बढ़ रही हो, तो उसमें हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। और उसे लिखते ऐसे हैं, बाकी इसको हटा के इक्वल लगा के ये लगा कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप समझिए, और उसके बाद सिंपल वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास इसमें y क्या करना है? फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं, हमें y फाइंड करना है। अब फ्रॉम इक्वेशन वन तो दोबारा में लिखेंगे x is equal to k over y। x की वैल्यू मेरे पास कितनी है? x की वैल्यू मेरे पास 54 है, देखिए मैंने 54 पुट कर दिया। k मेरे पास कितना है जी? k मेरे पास है जी 12 मल्टीप्लाई बाय 6। y मैंने क्या करना है? फाइंड करना है। तो मैं y को इधर ले आता हूं, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 over 54 हो जाए, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया? ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसमें हमें क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 1 जा 6 जैसे हो गया, और 6 9 जा 54 हो गया। अच्छा, ये देखिए हमने कोई 1 ये वाली कोई 1 दे दी। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 54। देखिए 54 लिखिए। k की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 72 6 है। 72 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी? y की वैल्यू हमारे पास है y हमें फाइंड करना है। अब y को मैं इधर ले आऊंगा, 72 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 54। अब देखिए कैंसिल करूंगा, 6 1 जा 6 6 9 जा 54, 9 1 जा 9 9 8 जा 72। तो y इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हो गए? यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 8 डेज। हमारे पास क्या आ गए जी? 8 डेज आ गए। अब उसने हमसे क्या पूछा और क्या पूछा?
हाउ मेनी मोर डेज कैन द फूड लास्ट फॉर द अदर एथलीट्स। इन्हें हमने क्या करने हैं, नंबर ऑफ एडिशनल डेज, नंबर ऑफ एडिशनल डेज जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो कितने हैं, टोटल कितने हैं जी 8 हैं, 8 में से 6 2 डेज, लास्ट हमने पहले से कितने दिन दिए थे, पहले 6 दिन, यानी नंबर ऑफ डेज क्या है y है, तो y क्या है 6, पहले 6 थे, अब y की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, तो कितना बढ़ा 2 दिन बढ़े, 8 और 6 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो पहले क्या था 72 जो हमारे पास था वो नंबर ऑफ एथलीट्स थे और खाना कितने दिनों के लिए था, 6 दिन के लिए था। अब उसने कहा कि 72 जो एथलीट्स हैं वो उनमें से 18 एब्सेंट हुए तो टोटल रह गए 54। अब कह रहा है वो 54 जो है कितने ज्यादा दिन खाना खा सकते हैं, तो 2 दिन मजीद खाना खा सकते हैं। क्यों कि जो 18 चले गए तो 54 जो है वो बजाय 6 दिनों के अब वो 8 दिनों तक उनका खाना पूरा हो जाएगा, यानी 8 डेज के लिए उनका जो फूड है वो इनफ है। अच्छा, उसके अलावा एजम्पशन की तो बात नहीं की, स्टेट द एजम्पशन मेड, एजम्पशन हमने बतानी है डे, ये हमारे पास इसकी एजम्पशन होगी, ये हमारे पास एजम्पशन कि जो सारे एथलीट हैं वो सेम अमाउंट ऑफ फूड हर रोज खाएंगे और कितने दिनों के लिए खाएंगे, 8 दिन के लिए, 2 दिन उन्हें एक्स्ट्रा मिल गए। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है।